Let's start discussion of India's hardest NCERT based test series, that is Booster. Question number first, how many statements are not incorrect? देखिए पहले आप ये चीज क्लियर हो जाइए, स्टेटमेंट ये होते हैं, क्लियर? स्टेटमेंट मतलब वाक्य और ऑप्शन का मतलब जो आपको चार में से एक चूज करना होता है। तो कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब क्या हो गया? करेक्ट पूछ रहा है हमसे कि इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। एंड चूज द ऑप्शन, ऑप्शन तो हमेशा वही चूज करोगे जो करेक्ट होगा, वो तो बस क्वेश्चन को फंसाने का एक लिखने का एक तरीका है। तो पहला ऑप्शन है ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर देयर फूड एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो होती है उसमें हमें फूड भी मिलता है अर्थात ग्लूकोज भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है। अब वो चाहे आपके हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवोरस हो, अल्टीमेटली हर कोई डिपेंड करेगा प्लांट्स पर। भाई प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हर्बीवोरस एनिमल को कोई खाया तो कार्निवोरस है। तो चाहे हर्बीवोरस एनिमल हो चाहे कार्निवोरस एनिमल हो, हर एनिमल डिपेंड करेगा किस पे? प्लांट पर। और धरती पर फोटोसिंथेसिस ही वो रिएक्शन है जिसके माध्यम से धरती पर फूड बनता है और धरती पर ऑक्सीजन मौजूद है, क्योंकि जब धरती बनी थी तो शुरू का एटमॉस्फेयर रेड्यूसिंग था, ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। ऑक्सीजन धरती पर पहली बार आई है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखा जाए सनलाइट से हमें दो फायदे हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला फूड मिल रहा है, दूसरा ऑक्सीजन। पहला स्टेटमेंट इसका मतलब करेक्ट है। ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड, अर्थात ग्रीन प्लांट अपने लिए भोजन बनाते हैं और अपना जो फूड सिंथेसिस कराते हैं जो उन्हें जरूरत होती है, और साथ में दूसरे एनिमल जो उन पर डिपेंडेंट है उनके लिए भी वो खाना बना रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला कह रहा है द ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल सही बात है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और इसी वजह से हम उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो शुरू के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। अब अगर हम आगे बढ़े तो स्टेटमेंट नंबर 4 है हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट फॉर फूड आर हेट्रोट्रॉप। बिल्कुल सही बात है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपका प्लांट्स में पाया जाता है और अगर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया हो गया, आपका डायटम्स हो गया, आपका डेस्मिड हो गया, आपके डायनोफ्रेडलेट हो गया, क्राइसोफाइट हो गया, यूग्लेनॉइड हो गया। आइए तो कह रहा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात। और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रीन प्लांट पर डिपेंडेंट है खाने के लिए वो कहलाएंगे आपके हेट्रोट्रॉप्स। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब आता है स्टेटमेंट नंबर 5वां जो कि एक प्यारा स्टेटमेंट था। यह स्टेटमेंट कहता है कि अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ, धरती पर जितने भी लिविंग फॉर्म है वो सनलाइट पर डिपेंडेंट है फॉर ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सनलाइट की मदद से ही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट फूड, अर्थात हमारा ग्लूकोज, और साथ में मिलती है ऑक्सीजन। तो धरती पर सनलाइट ही वो माध्यम है। अब सन हमें ऑक्सीजन थोड़ी देता है, सन हमें सनलाइट देता है जिसके माध्यम से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और बनता है फूड प्लस ऑक्सीजन। तो बिल्कुल सही बात। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर ऑक्सीजन एंड फूड बोथ। दोनों लिखा होता तो स्टेटमेंट और अच्छा होता। तो पांचों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नंबर सेकंड, फोटोसिंथेसिस इज डिफाइंड एज फिजिको केमिकल प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिजिकल की बात करें तो सनलाइट आती है और केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं तो बनेगा क्या आपका? ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस तो है बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी, वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। गलत। टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो पहला स्टेटमेंट गलत। फोटोसिंथेसिस अ केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस बात सही है लेकिन फिजिको केमिकल बोलना ज्यादा एक्यूरेट होगा, इस वजह से अभी तक के लिहाज से हम इसे गलत मानेंगे। अब फिजिको प्रोसेस सही है लेकिन फिजिको केमिकल बोलना ज्यादा सही है, तो अभी भी हम इसे गलत मानेंगे। क्या पता चौथा ऑप्शन और बेटर हो। अब फिजिको केमिकल प्रोसेस चौथा ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक ग्लूकोज बनाने के लिए हम फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ। पहले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनवा रहा था इसलिए गलत। दूसरा तीसरा ऑप्शन अधूरा था, डेफिनेशन गलत नहीं है पर अधूरा है। फिजिको केमिकल बोलना ज्यादा सही है। एक में सिर्फ केमिकल बोला, एक में फिजिको बोला। चौथे में बिल्कुल एक्यूरेट लिखा फिजिको केमिकल प्रोसेस, ताकि हम बना सकें ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्च टेस्ट इज पॉजिटिव। स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब स्टार्च मौजूद है। जब हम किसी भी चीज पर आयोडीन डालते हैं और आयोडीन डालने पर अगर आयोडीन का कलर चेंज हो जाता है, आयोडीन ब्लू कलर का हो जाता है, तो हम बोलेंगे स्टार्च वहां पर मौजूद है।
और अगर स्टार्च मौजूद नहीं होता है तो आयोडीन अपना कलर चेंज नहीं करता। अगर हम आलू के ऊपर आयोडीन डालें तो पोटैटो जो है पे जब आयोडीन गिरेगी तो आयोडीन ब्लू कलर की हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट ना होता तो आयोडीन अपना कलर चेंज ना करती। नो चेंज इन कलर मींस नो आयोडीन, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव। आयोडीन है, चेंज इन कलर, कलर हो जाएगा ब्लू, मतलब स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव, स्टार्च मौजूद है। अब आयोडीन क्या करता है भाई? आयोडीन डालने पर क्या होता है कि आयोडीन का जो मॉलिक्यूल होता है I2 मॉलिक्यूल, आयोडीन का मॉलिक्यूल स्टार्च के हेलिकल स्ट्रक्चर में जाके फंस जाता है, जिसकी वजह से कलर आता है आपका ब्लू। अब यहां पर कह रहा है स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव होगा इन वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट एंड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस? इन चारों में से किस केस में स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा? यहां पर दो एक्सपेरिमेंट एक साथ पूछ लिया कि इन दोनों एक्सपेरिमेंट, एक वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और एक हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में किसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा? क्लियर? आइए पहले हम अपने चलते हैं बोल्ड पर। अगर हम बोल्ड पर आए और यहां पर देखें तो याद करिए वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, हमने एक लीफ ली थी, लीफ को हमने पार्शियली कवर कर दिया था ब्लैक पेपर से। अब जब हमने लीफ को पार्शियली ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो अब लीफ के यहां पर दो टुकड़े हो गए। अब लीफ हो गई वेरीगेटेड, वेरीगेटेड मतलब कुछ डिफरेंट, कोई चीज डिफरेंट हो जाए तो हम बोलते हैं वेरीगेटेड हो गई। अब लीफ हो गई यहां पर डिफरेंट, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया ए, इस वाले पार्ट को हमने बोल दिया बी। ए वाला पार्ट क्या है? एक्सपोज है, अर्थात जब सनलाइट पड़ेगी तो ए वाले पार्ट पर सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, पड़ेगी तो दोनों पे, लेकिन बी वाले पर लीफ के ऊपर नहीं पड़ रही है। क्लियर? तो ए वाले को सनलाइट मिल रही है और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, इस वजह से ए वाले पर फोटोसिंथेसिस, ए वाले पर फोटोसिंथेसिस होगी और बी वाले पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब ए वाले में फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज ही स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? स्टार्च। इसका मतलब ए वाले में स्टार्च मिलेगा, स्टार्च टेस्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन जो पार्शियली कवर्ड है आपके ब्लैक पेपर से, उसमें जब फोटोसिंथेसिस नहीं तो ग्लूकोज नहीं, और ग्लूकोज नहीं तो स्टार्च नहीं, तो बी वाली हो जाएगी स्टार्च टेस्ट के लिए नेगेटिव। तो बी वाली होगी नेगेटिव, अर्थात जो पार्शियली कवर है, और जो एक्सपोज सरफेस है लीफ का वो आपकी क्या हो जाएगी? स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक्सपोज्ड पार्ट जो है वो स्टार्च टेस्ट के लिए है पॉजिटिव। अब आइए अगला एक्सपेरिमेंट था हमारा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। यहां पर भी हमने एक लीफ ली थी और लीफ को हमने हाफ मतलब आधा कवर कर दिया था टेस्ट ट्यूब से, ताकि लीफ का आधा पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड ना पा पाए, मतलब एयर ना मिले उसे। अब लेकिन थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी होगी, ठीक, इस वजह से हमने यहां पर ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। KOH हमने कॉटन में भिगोकर यहां रख दिया। KOH की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो थोड़ी मोड़ी एयर टेस्ट ट्यूब के अंदर होगी वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद एयर में CO2 नहीं है। तो अब यहां पर लीफ के दो पार्ट हो गए, एक वो जो एयर से एक्सपोज्ड है उसे मैंने बोल दिया A, और आधा पार्ट वो जो एयर से एक्सपोज है नहीं और जो थोड़ी मोड़ी CO2 थी वो आपकी KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, तो दूसरे वाले पार्ट को हमने बोल दिया B, अर्थात जो एयर से एक्सपोज है पार्ट उसे बोल दिया A, जो एक्सपोज नहीं है उसे बोल दिया B। हमने देखा कि ए वाले पार्ट को, सीधी सी बात है, ए वाले पार्ट में जो स्टोमेटा होंगे, जो आधी पत्ती है वो एयर से CO2 ले लेंगे, फोटोसिंथेसिस टनाटन होगी। क्लियर? अब फोटोसिंथेसिस होगी तो इसका मतलब जो ए वाला पार्ट है वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई, मतलब ग्लूकोज बनेगा और स्टोर होगा स्टार्च के रूप में, मतलब एक्सपोज पार्ट हो जाएगा स्टार्च टेस्ट के लिए पॉजिटिव। वहीं पर अंदर CO2 ना मिलने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, मतलब ग्लूकोज नहीं बनेगा, मतलब स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च टेस्ट के लिए हो जाएगी नेगेटिव। मतलब यहां पर भी स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा एक्सपोज्ड पार्ट पर। अब यहां पर अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये ना देकर ये दे दिया होता कि KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने अंदर नहीं डाला, तो बताइए फोटोसिंथेसिस किस केस में होगी? ए में होगी या बी में होगी? तब फोटोसिंथेसिस दोनों में होगी। ये कहिए ए में ज्यादा होगी, ए में ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, बी में ग्लूकोज कम बनेगा, क्योंकि थोड़ी मोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है और इसीलिए हमने KOH डाला था ताकि एक्सपेरिमेंट और ज्यादा क्या हो जाए? एक्यूरेट। आइए अब आप यहां पर बात फिर समझिएगा, मैंने कहा था अगर आप KOH ना डालते तो थोड़ी मोड़ी CO2 से कुछ तो फोटोसिंथेसिस होती। हाँ ये मानते हैं स्लो होती लेकिन होती, लेकिन आपने KOH डालकर पूरी CO2 वहां से हटा दिया, इस वजह से सिर्फ एक्सपोज वाले में फोटोसिंथेसिस होगी। तो इसलिए दोनों में आंसर हो जाएगा, वेरीगेटेड में भी एक्सपोज पार्ट में फोटोसिंथेसिस और हाफ लीफ में भी एक्सपोज पार्ट में फोटोसिंथेसिस। पहला वाला एक्सपेरिमेंट बताता है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि भैया
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्लियरली हमें शो कर रहा है कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहां पर आपने क्लोरोफिल को छुपा दिया तो सनलाइट आ ही नहीं पाई। तो पहला एक्सपेरिमेंट बताता है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा एक्सपेरिमेंट बताता है कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। स्टार्च टेस्ट इज पॉजिटिव इन वेरीगेटेड लीफ एंड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो ठीक है, पहले वेरीगेटेड का ऑप्शन लगाना है, उसके बाद हाफ लीफ का लगाना है। किसमें स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया था? स्टार्च मिला था। लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड, गलत। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में जो पार्शियली कवर था वो स्टार्च टेस्ट के लिए क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि सनलाइट भी नहीं मिला और सनलाइट को क्लोरोफिल भी नहीं मिला। तो पहला स्टेटमेंट आपका हो गया गलत। अगला, लीफ एक्सपोज, बिल्कुल सही बात है। वेरीगेटेड में जो लीफ एक्सपोज था वहां आपका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव था। लेकिन दूसरा कह रहा पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब, गलत। हाफ लीफ में जो पोर्शन अंदर था उसमें तो CO2 मिली ही नहीं थी, क्योंकि KOH डाल दिया था आपने। तीसरा, लीफ एक्सपोज एंड लीफ एक्सपोज रिस्पेक्टिवली, बिल्कुल सही बात। यही ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में एक्सपोज पार्ट ही फोटोसिंथेसिस कर रहा था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीगेटेड लीफ एंड हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है। भाई वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है लाइट एंड सनलाइट बोल लो या लाइट बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइट बोलो ज्यादा बेटर है, किसी भी लाइट में फोटोसिंथेसिस हो सकती है। लाइट एंड क्लोरोफिल आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। और वहीं पर हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलता है, क्या प्रूव करता है? कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th, लाइट एंड क्लोरोफिल एंड CO2। या ये वाला एंड का मतलब होता है डिफरेंशिएट कर रहा है, ये वाले एंड का मतलब नॉर्मल होता है। और जब दो अलग अलग चीजों की बात करते हैं तो हम ये वाला एंड यूज करते हैं। यहां पर दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात किया। इतनी बात वेरीगेटेड के लिए हो गई, लाइट एंड क्लोरोफिल वेरीगेटेड के लिए हो गई। उसके आगे एंड CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस रिस्पेक्टिवली। सो करेक्ट आंसर विल बी 4th। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज इन अ टेस्ट ट्यूब। ये आपका बात कर रहा है आपका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, कह रहा है कि भाई आधा पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब में है लीफ का, कंटेनिंग KOH, बिल्कुल सही बात, KOH है ताकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी हो टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एब्जॉर्ब कर ले। रीजन फॉर दिस, आपने KOH का इस्तेमाल क्यों किया यहां पर? इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, गलत। इट मेक्स एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट, बिल्कुल सही। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, अगर KOH नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस दोनों केस में होती। हाँ, A में लगातार होती तो स्टार ज्यादा बनता, B में थोड़ी मोड़ी होती जितनी एयर टेस्ट ट्यूब में है। तभी आपने KOH डालकर कार्बन डाइऑक्साइड घसीटवा ली। तो ये एक्सपेरिमेंट को ज्यादा एक्यूरेट करता है, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं, आराम से। तीसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा CO2। तो दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। स्टेटमेंट को बोल रहा है नॉट इनकरेक्ट। स्टेटमेंट ये होते हैं, ऑप्शन वो होते हैं जिनमें हम 4 में किसी एक को चुनते हैं। कह रहा है इनमें से कितने स्टेटमेंट नॉट इनकरेक्ट है। नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट, और ऑप्शन तो हमेशा वही चूज करोगे जो आपका क्या होगा, करेक्ट। इसलिए थोड़ा फंसाने के लिए लिख दिया, एंड चूज द ऑप्शन विच इज नॉट इनकरेक्ट। अरे भैया ऑप्शन तो हमेशा क्या चूज करोगे, करेक्ट। तो ओवरऑल करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है और करेक्ट ऑप्शन लगाना है। भाई इनकरेक्ट ऑप्शन लगाओगे नंबर चला जाएगा। जोसेफ प्रिस्ले 1733 टू 1804, ठीक है, 1733 में बर्थ हुआ, 1804 में डेथ हुई। इन 1770 में परफॉर्म किया सिंगल एक्सपेरिमेंट, गलत। सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं था इनका, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था। याद करो, एक बार कैंडल रखी थी, फिर एक बार आपकी चूहिया रखी थी, फिर एक बार कैंडल, चूहिया और मिंट प्लांट रखा था। तो एक एक्सपेरिमेंट थोड़ी था बेटा, वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। अगला, ऑक्सीजन इज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ले इन, इस नहीं वॉज होगा, ऑक्सीजन वॉज डिस्कवर्ड, मतलब यहां ग्रामर से गलत मत मार देना, वॉज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ले इन 1774। दूसरा स्टेटमेंट सही है, एक करेक्ट हो गया, गिनते रहिएगा साथ में, एक करेक्ट हो गया। प्रिस्ले की हाइपोथेसिस थी कि प्लांट रिस्टोर टू द ऑक्सीजन। प्लांट ने, वो मिंट प्लांट जो था, उसने ऑक्सीजन को रिस्टोर कर लिया। मेरे भाई एक्सपेरिमेंट हुआ था 1770 में, 1770 का एक्सपेरिमेंट है, 1770 का एक्सपेरिमेंट है। 1774 में ऑक्सीजन खोजी गई खुद प्रिस्ले के द्वारा। जब 1770 का एक्सपेरिमेंट है, 1770 का एक्सपेरिमेंट है और 74 में ऑक्सीजन खोजी गई, तो एक्सपेरिमेंट में वो ऑक्सीजन वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। उन्होंने ऑक्सीजन वर्ड नहीं यूज किया, उन्होंने एयर वर्ड यूज किया है, क्योंकि ऑक्सीजन उनके एक्सपेरिमेंट के 4 साल बाद खोजी गई है।
तो प्रिस्ले की हाइपोथेसिस थी कि whatever द ब्रीदिंग माउस एंड बर्निंग कैंडल, जो भी इन्होंने एयर को गंदा किया उसे मिंट प्लांट ने साफ कर दिया, रिस्टोर कर दिया। वो एयर वर्ड यूज किए थे ना कि ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर लिखा है ऑक्सीजन, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत। प्रिस्ले यूज कैंडल, अ बेल जार, माउस एंड मिंट प्लांट, बिल्कुल सही बात है। यही चार चीजें प्रिस्ले ने ली थी, तो हमारे दो स्टेटमेंट सही हो गए हैं। अब अगला, अगर हम पांचवें और छठे स्टेटमेंट को देखें तो कह रहा है यूजिंग प्रिस्ले का सेटअप, प्रिस्ले का सेटअप उठाया था जैन इग्नेहाउस ने और इसे एक बार डार्क में रखा और एक बार सनलाइट में रखा, और इन्होंने बताया कि सनलाइट जरूरी है तभी प्रिस्ले का सेटअप वर्क करेगा, अर्थात कैंडल जलती रहेगी, चूहिया उछलती रहेगी और मिंट प्लांट टनाटन रहेगा, क्योंकि ये साइक्लिक हो जाता है ना भाई। इधर से बर्निंग कैंडल और चूहिया अपना रिस्पायरेशन कर रहा है और उधर आपका मिंट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन ये देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है। एक CO2 छोड़ रहा है, फोटोसिंथेसिस में CO2 जा रही है, फोटोसिंथेसिस से O2 निकल रही है, चूहिया O2 ले रही है। क्लियर? तो अब अल्टीमेटली यहां पर बिल्कुल सही बात है, इग्नेहाउस ने कहा कि सनलाइट चाहिए तभी प्रिस्ले का सेटअप वर्क करेगा, तो ये स्टेटमेंट सही, तीन स्टेटमेंट सही हो गए। इग्नेहाउस सेड इन एन एवरी प्लांट शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, हर प्लांट के लिए इग्नेहाउस ने नहीं बोला था, इग्नेहाउस ने एक्वेटिक प्लांट के लिए देख बोला था, क्योंकि बुलबुले तो निकलेंगे एक्वेटिक प्लांट में ना भाई, सीधी बात है। जब एयर जब पानी से गुजरेगी तो बबल के फॉर्म में रहेगी। मैंगो के प्लांट को देखते हो, क्या उसकी लीफ के अगल बगल बुलबुले निकलते हैं? क्या ऑक्सीजन निकलती है? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बुलबुले दिखेंगे ही नहीं। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट की बात की थी। हाँ, वो बात अलग है कि सब में ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन यहां पर इग्नेहाउस की बात हो रही है, तो इग्नेहाउस ने एवरी प्लांट नहीं एक्वेटिक प्लांट की बात की थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मतलब तीन स्टेटमेंट सही, तीन स्टेटमेंट गलत। करेक्ट आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु टोल्ड, किसने बताया कि लीफ रिलीजेस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट? ये बात बताने वाले थे आपके इग्नेहाउस। हु टोल्ड ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च? ये बात बोलने वाले थे जूलियन वॉन सेज। हु टोल्ड ग्रीन पार्ट इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड? बिल्कुल सही बात, ग्रीन पार्ट में ही भाई, सीधी इन्होंने क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल नाम नहीं लिया था, याद रखिएगा, जूलियन वॉन सेज ने। ग्रीन सब्सटेंस ग्रीन बॉडी बोला था, ग्रीन बॉडी मतलब बाद में पता चला क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन सब्सटेंस बाद में पता चला क्लोरोफिल, तो ये बात भी जूलियन वॉन सेज। तो पहला इग्नेहाउस, बाकी दो सेज। हु डिस्क्राइब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम? एंगलमैन। हु टोल्ड ग्रीन सब्सटेंस? ये बात करने वाले हो गए आपके सेज, कि ग्रीन सब्सटेंस जो है वो ग्रीन बॉडी में लोकेटेड होते हैं। तो पहला इग्नेहाउस, अगले उसके बाद सेज, पहला इग्नेहाउस, उसके बाद दो सेज, फिर TW एंगलमैन, उसके बाद वापस सेज। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट इनकरेक्ट? कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है मतलब करेक्ट है? और ऑप्शन हमेशा क्या चूज करेंगे भैया? करेक्ट। TW एंगलमैन 1843 में पैदा हुए, 1909 में डेथ हुई थी। यूज्ड अ प्रिज्म का इस्तेमाल किया था ताकि लाइट को स्पेक्ट्रम में तोड़ दें, लाइट को हम विब्ग्योर में तोड़ दें। एंड इल्यूमिनेटेड मतलब प्रकाश को डाला ऑन अ रेड एल्गी, रेड नहीं ग्रीन एल्गी, क्लेडोपोरा इज अ ग्रीन एल्गी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। क्लेडोपोरा जो कि एक मोनेरा है, मोनेरा नहीं क्लेडोपोरा आपकी एक ग्रीन एल्गी है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत। अब तीसरे स्टेटमेंट में चलते हैं। बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड, बैक्टीरिया आपके एक्यूमुलेट हुए, बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू एंड रेड पे ही सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हुए थे, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से रिलीज हो रही थी, क्योंकि ब्लू और रेड ही सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है, और इस वजह से ब्लू और रेड पे ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और जिस पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा वहां पर ऑक्सीजन का निकलने का रेट क्या होगा? ज्यादा। इस वजह से ब्लू और रेड पर एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट हुए थे। तो स्टेटमेंट ये आपका सही है, एक स्टेटमेंट सही आ गया। एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बिल्कुल सही भाई, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा करोगे उसी पे एक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम आपस में रिजेंबल करते हो, क्लोरोफिल ए एंड बी, बिल्कुल सही, एंगलमैन की बात थी। बाय द मिडिल ऑफ 18th century we know that plant could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water। 18 नहीं 19th century में पता चला था। 18th century में हमें ये बात नहीं पता थी कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। मतलब ओवरऑल इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो आपके सही हुए, पहला गलत क्योंकि रेड लगा हुआ है, दूसरा मोनेरा की वजह से गलत हुआ, तीसरा सही, चौथा सही, मतलब करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील
जिन्होंने स्टडी किया इनमें से कौन सा बैक्टीरिया, तो हमें का इन्होंने इस्तेमाल किया था कॉर्नेलियस वॉन नील ने, और इन्होंने कहा था प्लांट में H2O हाइड्रोजन डोनर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन देकर और बनाता है ग्लूकोज। वहीं पर इन्होंने ये भी कहा था कि आपका पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2O की जगह H2S डोनर की तरह इस्तेमाल होता है, और जहां H2S डोनर की तरह इस्तेमाल होता है वहां बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन नहीं सल्फर या सल्फेट निकलती है। ये इस बात को प्रूव भी करता है कि आपका जो ऑक्सीजन निकल रही है प्लांट्स में वो वाटर वाली है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली, क्योंकि वाटर की जगह जब H2S इस्तेमाल किया तो ऑक्सीजन नहीं निकली। क्लियर? इसका मतलब जो आपकी उधर ऑक्सीजन निकल रही है वो आपकी H2O वाली है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली। आइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट? नॉट इनकरेक्ट मतलब करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है और करेक्ट ऑप्शन तो हमेशा ही चुनोगे, तो उसके आगे मत पढ़िए। फोटोसिंथेसिस इज मल्टी स्टेप प्रोसेस, एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, सही से पढ़िए क्या लिखा है, ऑक्सीजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, यहां तक की बात तो सही है भाई। ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अर्थात बैक्टीरिया के केस में आपका H2S, वहीं पर प्लांट के केस में H2O। ऑक्सीडाइजेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडाइजेस नहीं होगा, यहां पर होगा रेड्यूसेस। जब हाइड्रोजन देगा तो भाई खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है पर सामने वाले को क्या कर रहा है, रेड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, लेकिन यहां ऑक्सीडाइज लिखा है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत। इन फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज कंपलसरी, गलत। ऑक्सीजन का रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होगी ये बात सही है, लेकिन कंपलसरी नहीं है। फिर भाई आप पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में क्या कहेंगे, वहां ऑक्सीजन नहीं निकलती, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है, वहां पर सल्फर और सल्फेट निकलता है, तो कंपलसरी नहीं है भैया, ये स्टेटमेंट गलत। लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन एंड आर कॉल्ड लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन, तीसरा स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी पेज नंबर आपका 136 से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। Within the chloroplast there is membranous system consisting of grana and stroma lamella, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा अलग बात हो गया, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड कंपोनेंट हो गया, लेकिन यहां पर लिखा है स्ट्रोमा। तो बेटा मेम्ब्रेनस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा लेमेली, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी तक हमारे टोटल कितने स्टेटमेंट सही हुए, एक ही स्टेटमेंट सही हुआ। द मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेम्ब्रेनस सिस्टम अर्थात ग्रेना जिसमें आपकी लाइट रिएक्शन की नॉन साइक्लिक चलती है, स्ट्रोमा लेमेली जिसमें लाइट रिएक्शन का आपका साइक्लिक चलता है। तो मेम्ब्रेनस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, सही बात है भाई। अब सारे एसेसरी पिगमेंट और मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, लाइट को ट्रैप करेंगे, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीएच, एनएडीएच गलत, एनएडीपीएच, एनएडीएच का इस्तेमाल करते हैं हम रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में एनएडीपीएच, फोटोसिंथेसिस में हम यूज करते हैं एनएडीपी और एनएडीपीएच, पी याद रखना, पी फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होगा, एनएडीएच या एनएडी ये इस्तेमाल होगा रेस्पिरेशन में, वहीं पर एनएडीपीएच या एनएडीएच ये इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस में, एनएडीपीएच या एनएडीपी ये इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस में। तो यहां पर एनएडीएच दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। तो ओवरऑल इसमें हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट सही हुआ, तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ। सिंपल एसेशन रीजन है, याद करिए मैंने आपको ऐसे एक रिएक्शन दिखाई थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, और वहीं पर ये तो प्लांट की हो गई, और वहीं पर बैक्टीरिया के केस में हमने क्या बोला था, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ये सल्फर का प्रोडक्शन करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O की जगह इस्तेमाल हुआ था H2S, गिव्स आउट C6H12O6 प्लस सल्फर या सल्फेट। तो यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन ये होती तो दोनों केस में निकल रही होती, क्योंकि यहां पर भी CO2 इस्तेमाल हुआ और यहां पर भी CO2 इस्तेमाल हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है रिएक्शन में, H2O का और H2S का। इसका मतलब O की जगह जैसे आपने S रखा उधर सल्फेट निकला, O रखा ऑक्सीजन निकला, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन निकली है ये किससे आई है, वाटर से। ये बात प्रूव कर रही सीधे सीधे। इन दोनों में कोई भी रिएक्शन परफेक्ट नहीं मानी जाएगी फोटोसिंथेसिस की, इन दोनों में कोई भी रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की परफेक्ट रिएक्शन नहीं मानी जाएगी। परफेक्ट रिएक्शन इसकी बनेगी नेट रिएक्शन, जो होगी CO2 प्लस H2A, ए में आप चाहे O भर लो चाहे S भर लो, गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस A। अब ए में चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर या सल्फेट हो, डिपेंड करता है यहां पर आपने क्या लिया है। तो आइए अब क्वेश्चन में वापस आते हैं।
एसर्शन कहता है ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है, और ये बात इस बात से प्रूव होती क्योंकि जब H2S इस्तेमाल हुआ था इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन डोनर, ठीक है, मतलब कौन हाइड्रोजन डोनर पहले था? H2O, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट आया था सल्फर या सल्फेट, ठीक है, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट, अब सल्फर हो गया सल्फेट हो गया, ये ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, नॉट ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ? एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और एसर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहां पर 4 दिए हुए होंगे, ऑप्शन यहां पर 4 दिए हैं, तो यहां पर फोर्थ आंसर लगेगा एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। आइए क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बेटा जैसे कि हमें पता है, हम अपने वापस उसी बोर्ड पे जाएंगे, इसमें करेक्ट इक्वेशन पूछा है और यहां पर करेक्ट अंत में देखना कोई नहीं निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये रिएक्शन सही है फॉर प्लांट्स। लेकिन कॉर्नेलियस वॉन नील ने जब पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर काम किया तो देखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S वहां पर इस्तेमाल हुआ एज अ हाइड्रोजन डोनर, वहां पर बना C6H12O6, साथ में निकला सल्फर या सल्फेट, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अब सल्फर भी निकल सकता है, सल्फेट भी निकल सकता है। अब ये केस किसका था? बैक्टीरिया का। इसका मतलब दोनों में से कोई भी 100% करेक्ट रिएक्शन, दोनों में से कोई भी 100% करेक्ट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब समझना, तो अगर ये रिएक्शन दो बातें बता रही है। पहला समझिएगा, अगर इधर जो प्लांट के केस में ऑक्सीजन निकल रही है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली होती तो दूसरे वाले केस में भी ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, क्योंकि CO2 दोनों में इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब उधर निकलने वाले ऑक्सीजन जो है वो H2O से ली गई है, ना कि CO2 से, क्योंकि CO2 तो दोनों में है भाई, फिर दोनों में ऑक्सीजन निकलनी चाहिए। लेकिन जब H2O और भाई दोनों रिएक्शन में अंतर किसका आ रहा है? O और S का आ रहा है। अब इसीलिए O की जगह जब S इस्तेमाल किया तो यहां ऑक्सीजन नहीं निकली, सल्फर या सल्फेट निकला। इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो इसका कंपैरिजन ही बता दे रहा है साफ साफ कि भैया जो ऑक्सीजन निकल रही है वो आपका H2O वाली है, ना कि CO2 वाली, क्योंकि H2O की जगह इंस्टीड ऑफ H2O जब हमने H2S इस्तेमाल किया तो बदले में बाई प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन नहीं आई, सल्फर या सल्फेट आया, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म। तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट रिएक्शन बनाने के लिए दोनों में CO2 कॉमन है, लिख दिया, प्लस H2 दोनों में कॉमन है, O और S इसी का फेरबदल करना है। जैसे फिजिक्स में लेटर सपोज X मान लेते हैं, हम बायोलॉजी में लेटर सपोज A मान लेते हैं। अब A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, O भी हो सकता है, S भी हो सकता है। प्लांट में O हो जाएगी, बैक्टीरिया में S हो जाएगी, ये एकदम वही एक्यूरेट उतरेगा, C6H12O6। अब यहां पर बाई प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, O इस्तेमाल हुआ या S इस्तेमाल हुआ, इसलिए उसके लिए भी क्या लिख दिया? A। तो ये होगी परफेक्ट इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहता है करेक्ट इक्वेशन जो ओवरऑल प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रही हो फोटोसिंथेसिस के। तो पहली वाली प्रोसेस जो भैया ये सिर्फ प्लांट को शो कर रही है, बैक्टीरिया को नहीं। दूसरी वाली गलत हो गया क्योंकि सल्फर सल्फेट निकालना और यहां पर O इस्तेमाल कर रहा है, भैया S इस्तेमाल करो। अगर S भी इस्तेमाल करते तो भी हम इसे परफेक्ट ना मानते। पहली वाली सिर्फ प्लांट के लिए, लेकिन अब परफेक्ट कह रहा है ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बेटा नन ऑफ दीज परफेक्ट जो मैंने अभी बताइए, CO2 प्लस H2A गिव्स आउट C6H12O6 प्लस A। गॉट इट। यहां पर A की वैल्यू डिपेंड करेगा प्लांट आप ले रहे या बैक्टीरिया। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। ऑक्सीजन रिलीज इज फ्रॉम वाटर वॉज प्रूव्ड बाय, भाई सीधी सी बात है, हम इसे रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक के माध्यम से प्रूव करते हैं। कैसे? अगर हम रेडियो एक्टिव वाटर का इस्तेमाल कर ले जहां पर ऑक्सीजन आपकी रेडियो एक्टिव हो, अर्थात रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन O15, रेडियो एक्टिव अगर हमने इस्तेमाल किया तो, और C6H12O6, और अगर यहां पर निकलने वाली ऑक्सीजन भी रेडियो एक्टिव हुई, इसका मतलब ये ऑक्सीजन किससे निकली हुई है? वाटर से। सो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ ओनली, गलत, ग्रीन लीफ एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये सही ऑप्शन है, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है भाई? ग्रीन लीफ में तो एपिडर्मिस भी आ जाएगी, एबैक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल एपिडर्मिस। तो भैया एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही तो है। अगर आप एनसीईआरटी मार्फत जाएंगे तो सही लग रहा है, लेकिन सही से पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक्यूरेटली कहां पर होती है? मीजोफिल में। तो मीजोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर। फोर्थ ना होता तो हमारा आंसर क्या लगता? सेकंड क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट का मतलब यहां पर पूछ रहा है करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी और एनएडीपीएच ये इस्तेमाल होते हैं डार्क रिएक्शन में, जहां पर एटीपी और एनएडीपीएच ये दोनों इस्तेमाल होंगे आपके रिडक्शन के स्टेप पे, और आपका एटीपी इस्तेमाल होगा रिडक्शन पे भी और रीजनरेशन पे भी। लेकिन यहां पर दिया हुआ NADH गलत हो गया। मैंने कहा था NAD और NADH इस्तेमाल होता है रिस्पायरेशन में, NADP और NADPH इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो पहला स्टेप गलत। इन ग्रीन प्लांट में H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, H2O आपका हाइड्रोजन डोनर है, बिल्कुल सही बात है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के रूप में, स्टेटमेंट सही। थर्ड स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा, थर्ड स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिए और पढ़िए और पढ़ के बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी पढ़िएगा। थर्ड स्टेटमेंट इन स्टोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज शुगर व्हिच इन टर्न फॉर्म स्टार्च। बिल्कुल सही है। रुबिस्को एंजाइम की मदद से आपका क्या बनता है, शुगर बनता है, जो अल्टीमेटली स्टार्च बना लेगा। तो बेटा ओवरऑल हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया NADH की वजह से, दूसरा सही है, तीसरा सही है। अगला कह रहा है द इंपीरिकल इक्वेशन। इंपीरिकल इक्वेशन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला। जैसे C6H12O6 ये तो कंप्लीट फॉर्मूला हो गया, इंपीरिकल होगा CH2O, ये होगा इंपीरिकल। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है C6H12O6, ये पूरा ग्लूकोज हुआ, ग्लूकोज का इंपीरिकल फॉर्मूला बनेगा सिंपलेस्ट फॉर्मूला CH2O। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दो स्टेटमेंट अभी तक सही है। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट डूइंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस से ही हमें फूड मिला है, फोटोसिंथेसिस से ही हमें ऑक्सीजन मिली है। इसका मतलब जीवन का आधार धरती पर कौन है, फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑल हमारे यहां पर तीन स्टेटमेंट सही हो गए, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ। तो ओवरऑल करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। एनसीईआरटी पेज नंबर 136 136 से ये क्वेश्चन आया है, व्हाई देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीफ एवन इन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट में अगर आप पत्ती देखें तो अलग अलग पत्तियों अलग अलग ग्रीन की शेड में होती है, कोई डार्क ग्रीन। एक ही पत्ती को देख लो तो कहीं पर डार्क ग्रीन, कहीं पर लाइट ग्रीन, कहीं पर नॉर्मल ग्रीन। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अकेला अगर एक पिगमेंट होता तो एक जैसा रंग आता, लेकिन जब हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी तो क्रोमेटोग्राम पर हमें चार अलग अलग तरीके के कलर मिले थे। याद करिए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। अब कह रहा ये इतने सारे शेड्स आते हैं, ये क्या सिग्निफाई करता है? पहला ऑप्शन है सिग्निफाई करता है कि लीफ के पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटेनॉइड होता है। गलत बात, ये सिग्निफाई नहीं करता, क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी की है। अगर ये कहता कि पेपर क्रोमेटोग्राफी करने पर क्या सिग्निफाई होता है, सिग्निफाई होता है चार तरीके के पिगमेंट है। यहां पर सिर्फ इतना पूछा है कि लीफ अलग अलग शेड में पाई जाती है ग्रीन के, क्यों? क्योंकि ये बताता है कि लीफ है मोर देन वन पिगमेंट। ये है करेक्ट आंसर। पहला करेक्ट कब होगा? जब वो बोलता कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हुई है। अब बताइए लीफ में कितने, अब आप बताइए ये क्या शो कर रहा है भैया? पेपर क्रोमेटोग्राफी बताएगी कि चार टाइप के पिगमेंट है, चार रंग मिले हमें अलग अलग, चार पिगमेंट मिले, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड। यहां पर बोल रहा अलग अलग शेड की वजह। भाई शेड की वजह से आप थोड़ी बता दोगे कि इसमें ज़ैंथोफिल है या नहीं है। क्लियर? तो ये बताता है लीफ है मोर देन वन पिगमेंट। करेक्ट आंसर विल बी 4। सेपरेट द लीफ पिगमेंट ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू, सीधा आंसर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। जब हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की थी तो हमें चार तरीके के पिगमेंट मिले थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और ज़ैंथोफिल। जहां पर क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी पेज नंबर 136 से क्वेश्चन आया है, क्लोरोफिल ए की बात करें आपका ब्राइट या ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी आपका येलो ग्रीन, ज़ैंथोफिल येलो और कैरोटेनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। क्रोमेटोग्राम पर यही कलर आया था। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। एनसीईआरटी पेज नंबर 137 से क्वेश्चन है, दो कॉलम्स को मैच करना है आपस में। तो हमें पता है क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट या ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन होता है, ज़ैंथोफिल का येलो, कैरोटेनॉइड का येलो टू येलो ऑरेंज। मतलब सारे के सारे ऑप्शन आमने सामने मैच हो रहे हैं। सही फंसाया भाई, आमने सामने मैच हो रहे हैं। तो जल्दी से देखिए और बताइए आंसर क्या लगाएंगे आप। जल्दी से देखिए, सारे आमने सामने मैच हो रहे हैं और आपका आंसर हो गया फर्स्ट आपके अकॉर्डिंग। लेकिन फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि ए बी सी डी नहीं, यहां ए बी डी सी है। क्लियर? तो इसलिए आंसर होगा फोर्थ। ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। पिगमेंट्स आर, पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट कोई भी ऐसा कलर्ड मॉलिक्यूल जो आपकी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाया जाए। कलर्ड मॉलिक्यूल अर्थात वो कोई ना कोई कलर दे रहा हो, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाए, ये कंपलसरी है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जा रहा है
और चाहे जितना कलर हो वो पिगमेंट नहीं कहलाएगा। पिगमेंट तब कहेंगे कलर्ड मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोगों में हीमोग्लोबिन हो गया, यूरोक्रोम हो गया, उसी प्रकार कह रहा पिगमेंट है क्या भैया, मतलब पिगमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ये कंपलसरी है, तभी आप उसे बोलेंगे। ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल आर नॉट पिगमेंट, दोज मॉलिक्यूल आर कॉल्ड पिगमेंट जो आपके कलर्ड हो प्लस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाए। तो भैया सीधी बात, अगर मान लो कोई पिगमेंट ग्रीन कलर का है, इसका मतलब वो हर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा वही मेरी आंखों पे आएगी और वही मुझे पिगमेंट का कलर दिखेगा। कोई पिगमेंट ग्रीन दिख रहा है मतलब वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया, वहीं पर येलो और रेड भी एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन ग्रीन रिफ्लेक्ट कर दिया, जो रिफ्लेक्ट करेगा वही मेरी आंखों पे दिखाई देगा। ठीक है, इसका मतलब पिगमेंट वो हुए जो किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी बची वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब सीधी बात, अगर वेवलेंथ होगी तो कोई ना ये भी बोल सकते हो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी सबको रिफ्लेक्ट करेंगे। सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनी वेवलेंथ, एनी नहीं स्पेसिफिक वेवलेंथ, सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट एनी वेवलेंथ, गलत हो गया, वही बात हो गई घुमा के। अब एनी वेवलेंथ इसलिए महागलत हो गया क्योंकि भैया पिगमेंट आपका क्या यूवी रे, कॉस्मिक रे, गामा रे, इनकी भी तो वेवलेंथ है, उससे थोड़ी मतलब है। अब यहां पर लाइट स्पेसिफाई कर दिया है, लेकिन तब भी गलत है क्योंकि लाइट की भी स्पेसिफिक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही, स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक वेवलेंथ, क्योंकि हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन है, E इज इक्वल टू एच न्यू आप पढ़ते हैं, या E इज इक्वल टू आप एच सी बाई लेमडा निकालते हैं। अरे फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का आप अपोजिट रिलेशन पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज, यहां पर देना हो चाहिए था स्पेसिफिक वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बना है एनसीईआरटी पेज नंबर 137 से, कहता है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब हो गया यहां आपसे वो करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्लांट किंगडम इन द वर्ल्ड इज क्लोरोफिल है, बिल्कुल सही, रिएक्शन सेंटर है भैया। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन ऑकर्स एट ब्लू एंड रेड, बिल्कुल सही भाई, जिसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा उसी पर एक्शन ज्यादा, ब्लू रेड का एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो एक्शन भी ज्यादा। क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटेनॉइड, जो कि एसेसिव पिगमेंट है, एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को और ट्रांसफर करेंगे एनर्जी को टू क्लोरोफिल ए। भैया यहां बी दिया हुआ है, रिएक्शन सेंटर ए होता है, ये एसेसिव पिगमेंट एब्जॉर्ब करके बी को नहीं देंगे, ए को देंगे। तो चौथा स्टेटमेंट गलत हो गया, 3 सही हो गए, याद रखिएगा। 5वां हम पहले ही गलत कर दे रहे हैं, जाओ हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे ही नहीं। कह रहा लाइट रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है एटीपी और एनएडीएच, एनएडीएच रिस्पायरेशन में इस्तेमाल होगा, फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है एनएडीपीएच। तो ओवरऑल आपके इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट कितने सही हुए? 3, तो करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई देयर इज नॉट कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद करिए एनसीईआरटी पे हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी ने टोटल 3 ग्राफ दे रखे हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 137 से क्वेश्चन है, वहां पर आपका एक ग्राफ दिया हुआ है क्लोरोफिल, एक ग्राफ दिया हुआ है क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की किस स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, ठीक है, और एक ग्राफ दिया हुआ है आपका एक्शन का, ठीक है, और ग्राफ रफली रिजेंबल कर रहा है, क्लियर। लेकिन यहां पर एक बात देखो, कह रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए का ये वाला ग्राफ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए, ये वाला हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम, मतलब फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। भैया एब्जॉर्प्शन से ज्यादा एक्शन हो रहा है, गौर से देखिए, एब्जॉर्प्शन यहां पे है और एक्शन ज्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन से ज्यादा एक्शन हो रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कम लाइट कर रहे हो और एक्शन ज्यादा दिखा रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए है, ये ग्राफ ये बताता है कि कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप ग्राफ इसलिए नहीं किए क्योंकि यहां पर आपने सिर्फ एक पिगमेंट उठाया है, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल बी भी तो एब्जॉर्ब करेगा, कैरोटेनॉइड भी तो एब्जॉर्ब करेगा, ज़ैंथोफिल भी तो एब्जॉर्ब करेगा। इस वजह से एक अगर पिगमेंट लोगे तो उससे ज्यादा तो एक्शन दिखेगा। ये बताता है कि बाकी 3 और पिगमेंट हैं जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए अगला सर, इसका आंसर अदर देन क्लोरोफिल ए देयर आर अदर पिगमेंट जो इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। 2 कहता है 3 ऑफ द ग्राफ बिलो, इनमें से 3 ग्राफ है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस का। एनसीईआरटी पेज नंबर 137 के ग्राफ से क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से 3 ग्राफ एब्जॉर्प्शन बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई कौन सी वेवलेंथ ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, और कह रहा है एक ग्राफ इसमें से एक्शन बता रहा है, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बता रहा है। एक्स एक्सिस पर हम वेवलेंथ रखते हैं, हमें पता है विबग्योर की,
3 ऑफ द वाई एक्सिस लाइट के एब्जॉर्प्शन को बता रही है, ठीक है, और एक एक्सिस बता रहा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। चलो क्वेश्चन सरल है। ओवरऑल भाई एब्जॉर्प्शन का वो ग्राफ पूछ रहा है, किसमें बताओ कौन सा ग्राफ एब्जॉर्प्शन का, कौन एक्शन का है। एनसीईआरटी के जितने ग्राफ थे उसी को मैंने अलग कर दिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में दिखा है कि चारों ग्राफ आपके एक्स एक्सिस पर वेवलेंथ ले रहे हैं, क्लियर। अब इनमें से आपको पकड़ना है कि कौन से 3 एब्जॉर्प्शन के ग्राफ हैं और किस पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन है। भाई एब्जॉर्प्शन के भाई पहला वाले ग्राफ में 3 ग्राफ मिला दिए हैं, क्लोरोफिल ए का, बी का और कैरोटेनॉइड का, क्लियर है। क्लोरोफिल ए का, बी का और कैरोटेनॉइड का पहले वाले ग्राफ में 3 ग्राफ है, 3 का एब्जॉर्प्शन दिखाया है। अब यहां पर मैंने तीनों को अलग करके दिखाया। अब एग्जाम में तुम भूल जाओगे, इस वजह से मैं एक तुम्हें ट्रिक बता दे रहा हूं, क्योंकि वैसे तो तुम्हें याद रहता है, सबसे ऊपर वाला पकड़ोगे तो क्लोरोफिल ए का हो जाता है, उसके बाद कैरोटेनॉइड का, उसके बाद क्लोरोफिल बी का। लेकिन अगर अलग कर दिया तो कैसे पकड़ोगे। तो याद रखना, दो बार अगर ग्राफ उठेगा, पहले ये दिमाग में रख लो, 2 बार ग्राफ उठेगा, 2 बार ग्राफ उठेगा तो समझ जाना क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन है या बी का एब्जॉर्प्शन है। अगर 2 बार ग्राफ उठेगा तो जान जाना क्लोरोफिल ए का है या बी का, इन दोनों में किसी एक का एक्शन है। अब क्लोरोफिल ए और बी में ए का ग्राफ ऊपर से उठेगा, बी का ग्राफ बेस से उठेगा। पहली बात, ए का ग्राफ ऊपर से उठेगा, बी का ग्राफ बेस से उठेगा। अरे ए किसी का ग्रेड ए आया मतलब सुपीरियर, वो ऊपर हुआ। 2 चोंच वाला ग्राफ होगा तो या तो ए का होगा या तो बी का होगा, इन दो में किसी एक का एब्जॉर्प्शन है ये। लेकिन अब उसमें कैसे पकड़े, ए का है कि बी का है। तो ए का ऊपर से उठेगा, बी का नीचे से उठेगा, अभी दिखा रहे हैं। और कैरोटेनॉइड में आपको साफ साफ शार्प सी दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ग्राफ में सी दिखेगा, सी फॉर कैरोटेनॉइड, क्लियर। तो आइए पहला देखिए, पहले वाले ग्राफ में देखिए 2 पीक मिल रहे हैं, हमें 2 चोंच दिख रहे हैं, ऊपर से उठ रहा है, मतलब ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये वाला देख लेते हैं। ये कि शार्प सी दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कैरोटेनॉइड का ग्राफ। अब यहां पर भी देखिए हमें 2 पीक दिख रहे हैं, इसका मतलब ये क्लोरोफिल, अब ए का ये वाला हो गया, ए का ऊपर से उठेगा, बी का बिल्कुल बेस से उठेगा, तो ये किसका एब्जॉर्प्शन हो गया, क्लोरोफिल बी का। अब एक्शन का कैसे पकड़ोगे, एक्शन में आपको वेव 2 से ज्यादा मिलेगी, अर्थात शुरू में ग्राफ ज्यादा उठा रहेगा। क्या बोला, शुरू में ग्राफ ज्यादा उठा रहेगा, एक्शन में शुरू में ग्राफ ज्यादा उठा रहेगा, ठीक। देखो शुरू का एरिया कितना ज्यादा है, ठीक है। तो अगर शुरू में एरिया बहुत ज्यादा मिले, तो इधर भी शुरू का एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, झुका हुआ है ग्राफ, ये तो एकदम ही झुका हुआ है। शुरू का एरिया बहुत ज्यादा मिले मतलब समझ जाओ एक्शन टनाटन चल रहा है। जैसे साल की शुरुआत होती है, आप खूब पढ़ते हैं, शुरुआत ताबड़तोड़ करते हैं, गॉट इट। तो ये हो गया एक्शन का। अब इसके मुताबिक करेक्ट आंसर हो गया इसका फर्स्ट, गॉट इट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन सिंपली कह रहा था ग्राफ है, चारों ग्राफ में वेवलेंथ दी है, 3 ग्राफ में वाई एक्सिस पे है आपका एब्जॉर्प्शन। अब पकड़ना था क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन कौन सा है, बी वाला कौन सा है और कैरोटेनॉइड का कौन सा है। और यहां पर एक ग्राफ आपका क्या था, एक्शन का। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ये सीधा क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी पेज नंबर 139 से। वहां पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का करेक्ट पाथ बताओ। तो करेक्ट पाथ इलेक्ट्रॉन का बताना कितना आसान है बेटा, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन का करेक्ट पाथ बताना है। तो याद करो, सबसे पहले हम लोग ने कराई थी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पानी को तोड़ा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑक्सीजन निकली थी, साथ में 2 H+, और ये मिला था इलेक्ट्रॉन आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड। फिर था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचे, फिर गया ये प्लास्टोक्विनोन, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ PS1, फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS1, फिर फेरोडॉक्सिन और NADP रिडक्टेज को मिल गया था। और 2 H+ NADP रिडक्टेज, NADP 2 H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना देगा NADPH2। तो ये था हमारा सीक्वेंस। तो आइए सीधे अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत होगा, RUBP दिख रहा है, RUBP में इलेक्ट्रॉन फ्लो थोड़ी होगा भाई, वो तो डार्क रिएक्शन की बात हो, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन H2O से PS1 को दे रहा है, गलत हो गया। PS2 से H2O को दे रहा है, गलत हो गया। H2O से PS2, PS2 से PS1 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर NADPH प्लस H+ बना, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मतलब डार्क रिएक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन उसे मिल गए थे जहां पे NADPH2 वापस अपना इलेक्ट्रॉन और H+ लेकर बन गया था NAD, अर्थात स्टेप 3 रिडक्शन, और बना था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डार्क रिएक्शन की सेकंड स्टेप। सो करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ। ये सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि TW एंगलमैन ने क्लेडोफोरा नाम की ग्रीन एल्गी ली, ठीक है,
और क्लेडोपोरा नाम की ग्रीन एल्गी, पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए आराम से, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा क्लेडोपोरा नाम की ग्रीन एल्गी ली, सामने प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट डाली, प्रिज्म ने क्या किया, उसे 7 रंगों में तोड़ दिया, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ताकि वो ये तो दुनिया जानती थी कि लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस होती है, ये तो हम लोग जानते थे कि लाइट की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस। अब लाइट भी तो विबग्योर है, किस वेवलेंथ पे ज्यादा किस वेवलेंथ पे कम। इसके बाद उन्होंने 7 रंगों में बांट दिया। अब सीधी बात है, जहां जिस लाइट पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, जिस वेवलेंथ पे ज्यादा होगी, वहां से ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी, और जहां से ऑक्सीजन ज्यादा निकलेगी तो एरोबिक बैक्टीरिया डालने पर वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे, और हमने देखा ब्लू रीजन और रेड रीजन पे सबसे ज्यादा एक्यूमुलेट हुए थे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है बेटा कि TW एंगलमैन इल्यूमिनेटेड, इल्यूमिनेटेड मतलब डालना, इल्यूमिनेटेड अ फिलामेंट ऑफ अ फिलामेंट किसका, क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी का, अ फिलामेंट ऑफ एल्गी विद लाइट जो पास करती है प्रिज्म के थ्रू, 10 एक्सपोज किया अलग अलग सेगमेंट ऑफ एल्गल फिलामेंट को अलग अलग वेवलेंथ से, किसी में वायलेट, किसी में इंडिगो, किसी में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एरोबिक बैक्टीरिया डाला और प्राप्त किया कि बैक्टीरिया ज्यादा कंसंट्रेट हुए हैं आपके रेड और ब्लू रीजन पे। कह रहा अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट होता लेकिन आप प्रिज्म का यूज ना करते, लाइट को आप प्रिज्म के थ्रू ना डालते, तो बेटा पूरे क्लेडोफोरा पे व्हाइट ही लाइट गिर रही होती, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द फिलामेंट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द फिलामेंट आपका सेम हो रही होती, सेम ऑक्सीजन एवोल्यूशन होता, तो आपका जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो इंटायर लेंथ पर बराबर लगा होता, अर्थात ना कहीं पर ज्यादा ना कहीं पर कम। देयर वुड बी नो डिफरेंस इन रिजल्ट, गलत रिजल्ट अलग आएगा, बैक्टीरिया एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सीधे थर्ड देखिए भाई, कह रहा था बैक्टीरिया वुड बी रिलेटिवली एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पूरे फिलामेंट में अलोंग सारी सेल्स बराबर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, क्योंकि सब पे व्हाइट लाइट पड़ रही है। अब आपने प्रिज्म हटा दिया तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट हो ही नहीं रहा है सब पे व्हाइट लाइट पड़ रही, तो सीधी सी बात है फोटोसिंथेसिस बराबर, ऑक्सीजन बराबर निकलेगी, इसका मतलब बैक्टीरिया इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत प्यारा सवाल, एनसीईआरटी डार्क रिएक्शन से बहुत प्यारा सवाल बना है। इस सवाल को पढ़ने और समझने से पहले सबसे पहले आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे ये सवाल बहुत प्यारा है, इसकी थ्योरी बहुत प्यारी है बेटा। हम सबको पता है कि जो डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन में राइबोलोज 1,6 बिसफॉस्फेट नाम की एक कीटोज शुगर होती है, जिसके पास टोटल कार्बन होते हैं 5। ये 5 कार्बन की शुगर अल्टीमेटली सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन कराएंगे, बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका बनेगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और सीधी बात है, अगर आप एसिड से एल्डिहाइड बनाएंगे तो आप यहां पर कर रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन करना है मतलब आपको हाइड्रोजन देना है एसिड को, तो यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे NADPH2, 2 NADPH2 और 2 मॉलिक्यूल, यहां पे भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 5 1 6 कार्बन हो गया, और इसके पास होती है 3 कार्बन। साथ में इस्तेमाल होगा 2 ATP, और अल्टीमेटली 1 ATP की मदद से हम लोग क्या कर दिए थे, रीजनरेशन। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में सीखिएगा। एक बात बताइए, RUBP क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। ये सब हटाओ, सीधे देखो, RUBP क्या बना रहा है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वापस पलट के क्या बना रहा है, RUBP। मतलब RUBP एल्डिहाइड को पैदा करता है, और एल्डिहाइड पलट कर कीटोन शुगर अर्थात RUBP को पैदा कर दे रहा है। RUBP एल्डिहाइड बना रहा है, एल्डिहाइड RUBP बना रहा है। समझिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा, RUBP एल्डिहाइड बना रहा है और एल्डिहाइड पलट के क्या बना दे रहा है, RUBP। ठीक है, ये स्टेप लगातार चलती रहे, सीधी सी बात है, RUBP विल फॉर्म एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रीजनरेट इनटू RUBP। तुम मुझको पैदा करो, मैं तुमको पैदा करूंगा। ठीक है, तो दोपहर के टाइम पे ये रिएक्शन जब चल रही होगी तो बेटा इसके लिए चाहिए NADPH2 और ATP। दोपहर के टाइम पे तो लाइट मिल रही है, तो लाइट रिएक्शन टनाटन चल रही है। नॉन साइक्लिक से ATP NADPH2 दोनों मिल रहा है, और वहीं पर साइक्लिक की बात करें तो साइक्लिक में सिर्फ ATP मिल रहा है। तो अब लाइट रिएक्शन के माध्यम से, दोपहर में धूप है तो लाइट रिएक्शन के माध्यम से हमें ATP भी मिल रहा है और NADPH2 भी मिल रहा है, तो दोपहरिया में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों के बीच बैलेंस बना रहेगा। इधर आपका कार्बोक्सिलेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, उधर भंड से रीजनरेशन हो गया। दोपहर के केस में भाई लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ही तो है ATP और NADPH2। क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा गंभीर सवाल है ये भाई। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP और NADPH2, तो ये ATP NADPH2 ये दोपहरिया में तो लाइट रिएक्शन से मिल रहा है,
लेकिन अब तुमने क्वेश्चन में कहा है, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, कहता है प्लांट को आपने एकाएक डार्क में ले गए, एकाएक आप डार्क में ले गए, मतलब लाइट रिएक्शन बंद, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो एटीपी और NADPH2 बना होगा, मतलब ऐसे समझिएगा। अंकित लाइट ऑफ करो तुरंत, ऐसे समझिएगा, ये मेरे हाथ में प्लांट है, ये मेरे हाथ में क्या है, प्लांट, और ये थोड़ा अंधेरा दिखा आपको, ठीक, ओके। अब क्या है, ये प्लांट अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने एकाएक इसको डार्कनेस दे दी। जब एकाएक डार्कनेस दे दी तो सीधी सी बात है कि अब आपने एकाएक लाइट रिएक्शन बंद की, पर बिल्कुल लास्ट टाइम पर जब उसे लास्ट रोशनी की किरणें मिल रही थी, उससे जो लाइट रिएक्शन मिली, कुछ तो एटीपी कुछ तो NADPH2 बना होगा, ठीक। तो उस एटीपी और NADPH2 से एल्डिहाइड तो बन जाता है, क्योंकि एटीपी इधर भी लग रहा है, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए 6 बार साइकिल चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जो आप पढ़ते हो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि भैया यहां पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अरे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल के पास 6 कार्बन, 6 कार्बन से 5 कार्बन बनाते हैं आप, तो एक कार्बन आप यहां छोड़ देते हैं, इस वजह से ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए 6 साइकिल चलाते हैं, तो 6 बार पहले एल्डिहाइड बनता है, तब यहां 6 कार्बन छूटा, 6 भाई एक बार जाएगा साइकिल, तो इसके पास कितने कार्बन, 6, इसके पास 5, हम यहां कितने कार्बन छोड़ पाते थे, 1 कार्बन। तो पहले 6 बार लगातार कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, रिडक्शन होगा, तब भन्न से एक बार में जाएगा और बन जाएगा क्या आपका RUBP। समझ पाए हमारी बात। ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, एक बार जब रीजनरेशन होगा तो कितना कार्बन यहां बचा रह गया, 6 कार्बन यहां, 5 यहां चला गया, बचा 1, तो 6 बार पहले ये चलेगी, तब आपकी चलेगी आपकी कौन सी, रीजनरेशन की। तो जिस लास्ट टाइम पे लाइट गई थी, जिस लास्ट टाइम पे लाइट गई थी, उस टाइम पर एटीपी NADPH2 इतना तो था कि एल्डिहाइड बन जाए, लेकिन पलट के RUBP नहीं बन पाया, क्योंकि अब लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सर ये कैसे बन गया, इसमें भी तो एटीपी NADPH2 चाहिए। अरे मेरे भाई, लास्ट टाइम पर कुछ तो रोशनी की जो आखिरी किरण पड़ रही थी, उसमें कुछ तो लाइट रिएक्शन चली होगी, तो उसमें ये बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड। अब इतना पर्याप्त एटीपी नहीं बन पाता कि पलट के रीजनरेशन भी हो जाए। तो सीधी बात है, जैसे ही रोशनी बंद करोगे RUBP का ग्राफ गिरेगा, RUBP का अमाउंट कम होगा, ग्लिसरल्डिहाइड का अमाउंट बढ़ेगा। सर दोपहर में दोनों बैलेंस रहेगा भाई, तो दोपहर में पूरा टनाटन मिल रहा है, तो मुझको पैदा करो, तुम मुझको पैदा करो, हम तुमको पैदा करेंगे, तो दोनों का अमाउंट कांस्टेंट बना रहेगा। आइए फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कहता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से सुनिएगा। अब बिलो रिफर टू एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग अ स्पीसीज ऑफ एल्गी, ठीक है, एल्गी की एक स्पीसीज इस्तेमाल कर रहे हो, ग्लिसरल्डिहाइड और RUBP का आपने ग्राफ देखा, मॉनिटर किया, जहां पर प्लांट को एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा, कोई बात नहीं भैया, तुम चाहे जहां रखो, जब तुम लाइट में रखे होगे तो RUBP का ग्राफ है नीचे वाला, अगर आपने लाइट में रखा तो RUBP का ग्राफ और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ग्राफ बैलेंस था, अर्थात RUBP इसको पैदा कर रहा था, ये इसको पैदा कर रहा था। इधर मत देखो, यहां पर आपका डार्कनेस हो गया, यहां तक लाइट है, यहां तक, ठीक है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा था, रिएक्शन रिवर्सिबल था, तो दोनों में एक तरीके का इक्विलिब्रियम मेंटेन था। लेकिन जैसे ही लाइट गई, उस टाइम आखिरी टाइम जो लाइट रिएक्शन चली है, देखो इसीलिए बहुत सुंदर किया है ग्राफ, लाइट जाने के बाद हल्का थोड़ी देर तक तो कांस्टेंसी मेंटेन रही, थोड़ी देर तक कांस्टेंसी मेंटेन रही, लाइट गई थोड़ी देर कांस्टेंसी मेंटेन रही, लेकिन अब उसके बाद RUBP जितना गिरेगा, इसका मतलब GP उतना बनेगा, RUBP गिरा, GP बढ़ा। तो ग्राफ समझा दिए, अब कह रहा ग्राफ को देख के बताइए क्या कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, निकाल नहीं सकते, नहीं निकाल सकते। कहता इन डार्कनेस द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ GP, इन डार्कनेस द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ GP मतलब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डार्कनेस के केस में रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिक्रीजेस लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है। क्या इन डार्कनेस द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ GP इंक्रीजेस, कह रहा बिल्कुल सही बात है, साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है। GP क्यों इंक्रीज किया था, डार्क देने के थोड़ी देर बाद भी देखो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, RUBP गिरा, ATP सफिशिएंट था नहीं,
वापस जीपी ने आरयूबीपी नहीं बना पाया, जीपी बढ़ गया। सही है, डार्कनेस में जीपी बढ़ गया क्योंकि एटीपी की कमी पड़ गई। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आरयूबीपी में बी कन्वर्टेड इनटू जीपी, ये तो बिल्कुल सही बात है, आरयूबीपी जीपी में कन्वर्ट होता है। रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ आरयूबीपी डिक्रीजेस, आरयूबीपी का रिलेटिव कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा ऑन रिमूवल ऑफ CO2। जब आप CO2 बनाएंगे, जब आप CO2 रिमूव करेंगे, तो कह रहा है अगर आपने आरयूबीपी को CO2 नहीं दिया, ठीक है, तो कह रहा है आरयूबीपी का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। भैया कहां कम होगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा, जितना है आरयूबीपी उतना रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हटा दो, कार्बन डाइऑक्साइड हटा दोगे तो क्या होगा, आरयूबीपी जितना अमाउंट है उतना अमाउंट बना रहेगा उसका। अरे मेरे भाई, मेरे पास 10 टॉफियां रखी हैं, जब मैं खा ही नहीं रहा हूं, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं, तो ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो भैया सीधी बात है, आरयूबीपी जितना था उतना रहेगा। CO2 दोगे तो आरयूबीपी फिर गिरेगा, क्योंकि फिर बन जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो कह रहा है कि द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपका, जस्ट अ सेकेंड, द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का रिलेटिव कंसेंट्रेशन डार्कनेस में इंक्रीज करेगा। सही है, आरयूबीपी जीपी में कन्वर्ट होगा, सही है, और जीपी आरयूबीपी में कन्वर्ट होगा, ये भी बात सही है। रिलेटिव कंसेंट्रेशन ना डिक्रीज ना इंक्रीज, क्लियर, क्योंकि जितना आरयूबीपी था उतना ही रहेगा। चौथा, लाइट में स्टेडी स्टेट बनी रहती है। देख लो भैया, बिल्कुल बनी रहती है, क्योंकि इसका अगर स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों ये स्टेडी स्टेट बनी हुई है, तो बोल देना बोथ आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये बात, दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, दोनों एक दूसरे को पैदा कर रहे हैं। तुम मुझको पैदा करो, मैं तुमको पैदा करूंगा। तो थर्ड वाला कंक्लूजन गलत हो गया कि CO2 हटाओगे तो आरयूबीपी के कंसेंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, CO2 दोगे तो आरयूबीपी का कंसेंट्रेशन गिरेगा। ओवर एंड आउट, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड।